बच्चों, आज हम आपके जिस विषय को ले रहे हैं वो है जनरल आइडिया ऑफ द फैक्टर्स डिफरेंशिएट कर्नाटक म्यूज़िक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक। यानी उन प्रमुख तत्वों की या फैक्टर्स की हम चर्चा करेंगे जो कि कर्नाटक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को आपस में पृथक करते हैं यानी अलग करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो संगीत का इतिहास है उसको जब हम देखते हैं तो वो मानव के स्वयं का इतिहास उसको हम कह सकते हैं। यानी जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास होता गया उसी तरह धीरे धीरे उसके संगीत कला जो है उसका उत्कर्ष भी अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। यानी मानव के बौद्धिक विकास के साथ ही साथ संगीत जो है उसका भी जो है उत्कर्ष और उसका भी जो है विकास होता गया। सैकड़ों वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में एक ही संगीत पद्धति प्रचलित थी, किंतु कालांतर में समय के बहाव में हम देखते हैं कि समय की संगीत में कई परिवर्तन आते गए और इस प्रकार भारतीय संगीत जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो है हिंदुस्तानी संगीत या उत्तर भारतीय संगीत, दूसरा कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत। अब हम ये देखते हैं कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में हम भारतवर्ष पर अलाउद्दीन खिलजी सहित कई अन्य मंगोलों तथा तुर्कों की चढ़ाई तथा उनके शासनकाल के क्रम में भारतीय संस्कृति एवं संगीत पर अरबी फारसी सभ्यताओं के अंतर्गत यहाँ तक कि मूल भाषा संस्कृत एवं मूल शास्त्रीय संगीत जो था उसमें विभिन्न राग रागनियों पद्धतियों पर जो आधारित था उसका रूपांतरण किया गया। यानी उसमें कई प्रकार के बदलाव जो हैं इस दौरान आ गए। इस क्रम में अनेकानेक वैदिक तथा सांगीतिक साहित्यों को भी उनके द्वारा जो विदेशी जो आक्रमण हुए उनके द्वारा ये सब हमारे जो वैदिक तथा सांगीतिक साहित्य थे उनको विनष्ट कर दिया गया, जिससे 2-3 सदियों के अंतराल में समस्त जो भारतीय संगीत का था उसका ध्रुवीकरण ही बदल गया और फलतः समस्त भारत में राग रागनी पद्धति के स्थान पर ठाट राग पद्धति की परंपरा विकसित हुई। अब इसका सूत्रपात हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ पंडित वेंकटमखी ने 7वीं शताब्दी के मध्य में किया और उन्होंने अपनी पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका में सभी रागों का वर्गीकरण 72 ठाटों के अंतर्गत कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय संगीत पर अमीर खुसरो द्वारा अरबी संगीत का प्रभाव डालकर उसे राग रागनी पद्धतियों से विलग कर दिया गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समस्त उत्तर तथा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो राग रागनियों पर आधारित वैदिक ऋचाओं का सस्वर गायन छंद प्रबंध आदि के रूप में किया जाता था, यह मूल रूप से विस्मृत होता चला गया और उसमें कई प्रकार के परिवर्तन जो हैं आते गए। और इस विभाजन का और ये इस परिवर्तन का मुख्यतः कारण ये रहा, हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय में विदेशियों का जो आक्रमण अधिक हुए, जिसके कारण भारतीय संगीत की जो पुरानी शैली थी वो कुछ नष्ट होती चली गई और विदेशियों के आगमन से जो उनकी जो गायन शैलियाँ और उनका जो संगीत था उसका प्रभाव हमारी भारतीय संगीत पर पड़ा। अब इस समय हम देखते हैं कि संगीतज्ञों को जो है उन्हें अपने जीवन बचाने की चिंता उनके समक्ष आई, तो वो अपना मूल स्थान को छोड़कर वह इधर उधर भागने लगे और इस प्रकार उनके मस्तिष्क पर जो था वो जो बाहरी लोगों यानी जो बाहरी आक्रमणकारियों का जो संगीत था उनके संगीत और उनकी संस्कृति का प्रभाव जो है वो हमारे संगीत और हमारी संस्कृति पर पड़ा। इस कारण जो है ये विभिन्नता हमारे संगीत में आ गई और यद्यपि हम देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिण पद्धति दोनों का आधार जो है वो एक ही रहा है, फिर भी इन दोनों संगीत में जो है काफ़ी अंतर आता गया, क्योंकि ये आक्रमण ज़्यादा जो है उत्तर भारत में रहे, इसलिए उत्तर भारतीय संगीत जो है उसमें हमको काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालांतर में जब 20वीं सदी के मध्य में उत्तर भारतीय संगीत जो बहुत कुछ
एक तरह से देखा जाए वो बिल्कुल दिशाविहीन हो चुका था। तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए दो महान संगीतज्ञ, एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, दूसरा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, इन्होंने अपने अथक प्रयासों के द्वारा संगीत एवं साहित्य का फिर इन्होंने नवनिर्माण किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आज हमारा नई पद्धति की उन्होंने स्थापना की, जो कि हमारे आज वर्तमान संगीत की आधारशिला मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि पुराने जब वैदिक काल में हमारे जो संगीत चलता था, उस समय हमारे वैदिक काल में अलग अलग प्रबंध गान का जो था प्रचलन था। भरत काल में ध्रुवा गीतों का प्रचार हुआ। अब जो 13वीं शताब्दी में प्रबंध का जो व्यापक प्रचार जो था वो संपूर्ण रूप में हो चुका था। अब हिंदुस्तानी व कर्नाटक की दोनों जो संगीत पद्धतियां हैं, इनका मूल इन्हीं प्रबंधों में हमें मिलता है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों ही संगीत पद्धतियों की मूल बंदिशें इन्हीं प्रबंधों से उत्पन्न हुई हैं। जैसे अब ध्रुपद के स्थायी अंतरा, तो ये प्रबंध के उद्ग्राह ध्रुव आभोग से ही उत्पन्न हुए हैं। और तो कर्नाटक संगीत पद्धति में पल्लवी अनुपल्लवी इनका विकास जो है इन्हीं अंगों से माना गया है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हम देखते हैं अलंकार, लक्षण गीत, सरगम गीत, ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, भजन, ठुमरी आदि प्रचलित हैं। तो कर्नाटक संगीत में अलंकारम, लक्षण गीत, स्वरमालिका और तानम, पल्लवी, तिल्लाना, पदम, जावली, इस प्रकार भजन इत्यादि जो है ये स्वरूप जो है गायन के प्रचलित हैं। और अलंकार जो है दोनों ही पद्धतियों में, हिंदुस्तानी संगीत में भी और इन पद्धतियों में भी जो है, दोनों ही पद्धतियों में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के पृथक होने के क्या कारण मूल रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उसमें हमें एक कारण नज़र आता है, सबसे पहला कारण भाषा का, कि भारत प्राकृतिक रूप से एक विशाल भूभागी देश है जो अनेक प्रांतों में विभक्त है, जिसमें अनेक भाषाएं, रीति रिवाज, संस्कृति है। भाषा का अंतर आने से साहित्य व रीति रिवाजों में अंतर आना भी स्वाभाविक है। जब तक संपूर्ण भारत में संस्कृत व्यवहार में थे, तब तक भारत में एक ही पद्धति प्रचलित थी। कालांतर में जब हम देखते हैं कि भाषागत क्रांति आई, अर्थात धीरे धीरे अलग अलग भाषाएं व्यवहार में आने लगी, तो संस्कृत भाषा थोड़ी लुप्त सी होने लगी। अब प्रादेशिक भाषाओं का विकास होने लगा और प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग में आने लगी और इन भाषाओं का प्रयोग काव्य में भी प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार इनका सब प्रयोग संगीत में भी होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रबंध की रचना में लोक भाषा व स्थानीय भाषा में भी इनका प्रयोग होने लगा। और उत्तर भारत की भाषाएं संस्कृत से निकली और दक्षिण की जो है वो द्रविड़ व संस्कृत से मिलकर निकली। इस प्रकार हिंदी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी आदि में भी प्रबंधों की रचना प्रारंभ हो गई, परंतु मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषाओं की विभिन्नता के कारण भारतीय गायन की भी विभिन्न पद्धतियों का जो है निर्माण जो है हुआ। दूसरा हम इस पद्धति के लिए मान सकते हैं कि भौगोलिक कारण यानी भौगोलिक परिस्थितियाँ उसके लिए उत्तरदायी हैं। सांगीतिक विकास पर भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। भारतीय संगीत का विकास नदियों, मैदानों, पहाड़ों और समुद्रों पर निर्भर रहा है। उत्तर भारतीय संगीत दक्षिण भारतीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। आज विज्ञान के युग में आने जाने के मार्ग इतने सुगम हो गए हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम देखते हैं कि आसानी से व्यक्ति पहुंच सकता है, परंतु प्राचीन समय में लोगों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाने के लिए बरसों लग जाते थे। इस कारण कला में भी भिन्नता आ गई। जलवायु ने भी कला पर अपना प्रभाव डाला। दक्षिण की समुद्री जलवायु के कारण वहाँ स्वरयंत्रों की बनावट में अंतर आया, फलतः स्वर निकालने के ढंग पर अंतर पड़ा और इस प्रकार उनके सप्तक का में भी अंतर आता गया। दक्षिण संगीत में हम देखते हैं कि गमक आदि की प्रधानता है और गमकों की स्वर निकालने की भिन्नता। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और ये जो है इन दोनों में स्वर की जो उच्चारण और उनके की प्रयोग करने की है पद्धति, उसमें भी हम देखते हैं कि कई अंतर हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार किसी भी देश का संगीत जो है वो अपनी प्राकृतिक वातावरण की अवहेलना नहीं कर सकता है, यानी उस पर उसका जो भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव जो है पड़ता है। तो हम ये मानते हैं कि इन दोनों पद्धतियों के पृथक होने का एक कारण जो है वो
भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार तीसरा है ऐतिहासिक कारण कि भारत में जब समय समय पर मध्यकाल में विदेशी आक्रमण होते रहे, अब उसका कारण हुआ कि भारतीय संस्कृति व कला कौशल पर इन सब चीज़ों का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे पुरानी परंपरा में परिवर्तन आता गया और इस प्रकार कई कलाओं का विकास हुआ और कई प्राचीन कलाओं का अंत भी हुआ। अब मुस्लिम विजेताओं में धार्मिक अंधता के आवेश में भारतीय संगीत व संस्कृति को तथा कलाओं को उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। भारतीय संगीत के ग्रंथों को उन्होंने जला दिया। तो इन बाहरी आक्रमण का शिकार जो है हम देखते हैं कि सदैव जो है उत्तर भारत में ही रहा। दक्षिण भारत जो है इन बातों से थोड़ा अछूता रहा और इन बातों से थोड़ा वंचित रहा। इसलिए हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ उनके जो संगीत में है उतना परिवर्तन नहीं आया जितना कि उत्तर भारतीय संगीत में आया। इसलिए एक विद्वान ने इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में आंतरिक हलचल बहुत कम रही तथा उत्तर भारत की अपेक्षा वहाँ हिंदू शासन अधिक रहा। इससे उत्तर भारत में वास्तविक कलाओं का लोप हो जाने के बहुत समय बाद ही इस संगीत की क्रमोन्नति व सुरक्षा हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐतिहासिक कारण, ये कारण भी इसके लिए उत्तरदायी रहे। चौथा हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ, कि विदेशी आक्रमण के साथ ही भारत में राजनीतिक परिस्थितियों की संक्रामक अवस्था भी शुरू हो गई। मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारतीय संगीत को आत्मसात तो किया, किंतु अपने साथ लाए ईरानी व भारतीय संगीत के साथ उन्होंने उनका संगीत का उन्होंने इसमें समन्वय शुरू कर दिया। तो उसके कारण भारतीय संगीत का जो है सर्वाधिक विकास जो है संगीत मानते हैं कि उनके मुसलमानों से पूर्व स्थानीय राजाओं का रहा, उनको विकसित करने में, और मुसलमानों के आगमन के साथ ही संगीत का पतन भी होने लगा। और यह तो आश्चर्य की बात है कि संगीत का अस्तित्व तो फिर भी बना रहा। तो क्योंकि ये हमारे शास्त्रीय संगीत, हमारे संगीत की विशेषता है कि इतने उसमें आक्रमण हुए और उसमें जो है उसमें होने के बावजूद भी हमारा संगीत जो है वो बना रहा और उसने दूसरे जो संगीत थे उनकी विशेषताओं को अपने में आत्मसात किया। इसके बाद हम देखते हैं कि धार्मिक प्रभाव, कि देवस्थान जो संगीत कला के स्तंभ थे वे मुगलों के आक्रमण से विशेष क्षेत्र रहे। मुस्लिम शासकों ने भारतीय संगीत व ग्रंथों को नष्ट किया। मुस्लिम काल से पूर्व भक्ति रस की प्रधानता थी, किंतु बाद में ये संगीत जो था वो दरबारी विलासता के कारण आ गया। अब उसमें हम देखते हैं कि जब जो अभी तक जो कलाकार जो थे वो ईश्वर की आराधना करते थे और उनके लिए साहित्य की रचना होती थी, अब वो दरबारी संगीत होने के कारण वो राजाओं की और वो जो शासक थे उनकी प्रशंसा में वो उनकी श्रृंगारिक रचनाएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत संगीत जो है वो आज भी हम देखते हैं कि वो भक्ति रस प्रधान है, क्योंकि ये आक्रमण ज़्यादा उत्तर भारत में हुए, इसलिए उत्तर भारतीय संगीत ही ज़्यादा इन आक्रमण से प्रभावित हुआ। इस प्रकार हम ये जो है अनेकानेक कारण हैं जिन्होंने, इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक प्रभाव की पराजय के साथ ही भारतीय जनता जो है वो विजेताओं की संस्कृति का अनुकरण करने लगे। और मुसलमानों के आने से पहले भारतीय संगीत भक्ति रस से परिपूर्ण था और सामाजिक दृष्टि से भी दरबारी हो गया। लेकिन जब अब जहाँ दरबारी संगीत वो होने लगा तो वो वातावरण ने समाज को भी प्रभावित किया। अब ईश्वर स्तुति के स्थान पर राजाओं की स्थिति जो थी वो कलाकारों का मुख्य उद्देश्य बन गया। इस कारण जो है उसमें जो है श्रृंगारिकता का पुट ज़्यादा आ गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन संगीत में हमारे जो है वो खासकर विशेष तौर पर जो है उत्तर भारत का जो संगीत है उसमें हम बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं, जबकि दक्षिण भारत का संगीत जो है प्राय इन चीज़ों से जो है अछूता ही रहा। इसलिए जो है वहाँ का शास्त्रीय संगीत जो है आज भी वो लोग ज़्यादा शास्त्र सम्मत और उसको ज़्यादा जो है मानते हैं, क्योंकि वहाँ जो है संगीत में इस तरह के परिवर्तन जो है नहीं हुए। अब अगली वीडियो में हम उत्तर और दक्षिण संगीत की उनकी समानता व भिन्नता पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।